मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। कहीं पर आ गई है तब्दीली। कहाँ पे आई है? यूके में आई है। चलो कहीं तो आई है। वहाँ पे सुनामी भी आया है। कैसे? जिस तरह यहाँ के इंतखाबी माहौल में एक टर्म यूज होती थी ना कि अच्छा, मैं थोड़ा परेशान होगी। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। नहीं, मैं इंतखाबी माहौल पे यूं उसी मौसम अच्छा, की वो बात कर रहा अवाम हूं। का सुनामी आया है। नहीं, बेसिकली कहा जा रहा है कि लेबर पार्टी का सुनामी बहा ले गया बाकी तमाम पार्टियों को। उनकी जितनी भी उनकी कोशिश थी उसको उसने ज़ाया कर दिया है। और लेबर पार्टी ने आम इंतखाबात में 326 सीटों पर वाज़ अक्सरियत हासिल कर ली है। तो हम बात करें यूके इंतखाबात की, चूँकि ज़ाहिर है अभी नताइज आने का सिलसिला जारी है। 650 में से तकरीबन 500 प्लस सीट्स का जो नतीजा है वो सामने आ चुका है। और एक अच्छी बात, जो अच्छी रवायत वहाँ पर कायम हुई है कि जो ऋषि सुनाक है वज़ीर आज़म, उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम भी किया, उन्होंने कॉल भी की और उन्होंने ज़ाहिर है मुबारकबाद दी के स्टॉमर को। उन्होंने कहा कि मैं अपनी शिकस्त तस्लीम भी करता हूँ। और के स्टॉमर ने विक्ट्री स्पीच भी की है, आवाम का शुक्रिया भी अदा किया है। उन्होंने कहा है कि तब्दीली आ चुकी है, साथ ही कहा है कि अब ये कारकर्दगी दिखाने का वक्त है। फौरी इक़दामात जो है किए जाए, फौरी इक़दामात किए जाए। अपने हल्के में भी उन्होंने ज़ाहिर खिताब किया और फिर वस्ती लंदन में भी उन्होंने ये स्पीच किया। अच्छा, धांधली का कोई शोर नहीं मचा वहाँ पर ना कि धांधली हो गई है, ये इलेक्शंस हम नहीं मानते, हम इसको मुस्तरद करते हैं। एक अच्छी बात यह है कि वो अपने मुल्क का सोचते हैं, क्योंकि जहाँ पर आप एक्सेप्टेंस आ जाती है, आप स्टेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, तो जाहिर है फिर मिल के चलने की, मुल्क को आगे लेकर चलने की बात होती है। तो तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो बेसिकली इसी तरह करते हैं, ना कि कॉन्फ्लिक्ट एक चीज़ पे होता है। जो काम होता है, मोटिव होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क को आगे ले जाने की बात होती है। जो नॉर्मली ज़ाहिर है अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान में, तो वो प्री पोल रिगिंग की पहले बात होती है, फिर पोल डे की बात होती है, फिर उसके बाद जब तक हुकूमत रहती है, जितने साल हुकूमत रहती है, कितने महीने हो गए अभी इलेक्शंस, फरवरी में इलेक्शंस हुए थे, अभी तक आप अगर देखें, और यकीनन अगले 2 सालों तक भी अगर आप देखेंगे अगर हुकूमत रही, तो उस हवाले से हम अगर, क्योंकि हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कि हम भी रहने नहीं देते, काम नहीं करने देते किसी को, ये भी एक बड़ा मसला है। तो तब भी देखें इलेक्शंस में धांधली की ही बातें हो रही होंगी। प्रोजेक्ट्स क्या किए, काम क्या होना चाहिए, अवाम के लिए क्या होना चाहिए, उस हवाले से बात नहीं हो रही होती, काम नहीं हो रहा होता। नहीं, बात तो बहुत होती है। जैसे कि इंतखाबात के माहौल में आपको याद होगा 200 यूनिट, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, PMLN ने भी कहा, पीपल्स पार्टी ने भी कहा, IPP ने भी कहा। कौन है जिसने ये ना कहा? कहा तो सब ने, हुकूमत भी बन गई, इकट्ठे भी हो गए, मुत्तहिद होकर हुकूमत बना ली। लेकिन जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो तो सब झूठ था, वो तो सब धोखा था, वो तो सिर्फ एक बात थी, वो तो सिर्फ एक वादा था, वो तो सिर्फ एक दावा था। लेकिन हो क्या रहा है? अवाम का इस्तेहसाल हो रहा है, गरीब पिस रहा है, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है और कोई इस पर बात नहीं कर रहा, बल्कि मज़ीद टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और अवाम मज़ीद परेशान हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो ये हो रहा है जनाब पाकिस्तान में। अच्छा, चलो कमिंग बैक टू द यूके इलेक्शंस और बरतानिया की जब इलेक्शंस की हम बात करते हैं, तो एक तो ज़रा सबीन होता है कि वोटर्स को इंतज़ार होता है कि अच्छा कौन जीतेगा, कौन वज़ीर आज़म का हल्फ उठाएगा। यानी अगर हम 10 डाउनिंग स्ट्रीट की बात करें, वहाँ का नया मकीन कौन होगा उस रिहाइशगाह का? वहाँ पर एक प्यारी सी बिल्ली जो है उसको नए वज़ीर आज़म का इंतज़ार है। लेरी उसका नाम है। और उस लेरी की अगर बात की जाए तो इसको एक ख़ास मकसद के लिए रखा गया था, ठीक है, आम बिल्ली नहीं है, इसे बहुत ज़्यादा ट्रेन किया गया था। 2011 में सरकारी तौर पर चूहे पकड़ने के लिए इसको रखा गया था। इसको कहा था चीफ माउजर, चीफ माउजर इसको कहा गया था। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो 5 वज़ीर आज़म का जो दौर है वो लेरी देख चुकी है, ठीक है, और इसने कई आलमी रहनुमाओं की अगर देखा जाए तो वहाँ पर इसने उनको इस्तकबाल किया है, उनको वेलकम भी किया है, और जितने भी वज़ीर आज़म वहाँ पर आए वो लेरी से जो है वो बड़ा उन्होंने एक अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ, बड़ा उसको उन्होंने प्यार किया। अब उसको बहुत ज़्यादा उसका ओहदा है वहाँ पर, वज़ीर आज़म आते जाते रहते हैं, लेरी वहीं रहती है। Exactly. लेरी परमानेंट, लेरी का ओहदा वहाँ पर बरकरार है। वज़ीर आज़म जो है वो ओहदा तो बरकरार है, लेकिन लोग जो है वो चेंज होते हैं। लेरी वहाँ की ब्यूरोक्रेट है? सही बात है। गुड पॉइंट। अच्छा, बहरहाल ये तो हमने ज़रा बात की, तो हमने सोचा कि आपको दिखाएं भी साथ साथ कि वो लेरी का इंतज़ार। लेट्स सी, अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया इंतज़ार, लेकिन ज़ाहिर है बाकायदा ऐलान होना, फिर उनका आना, वो हल्फ उठाना, एवरीथिंग, तो वो ज़रा इट टेक्स सम टाइम। एग्जैक्टली। चलें जी, आगे बढ़े। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई अमेरिका का हैप्पी बर्थडे था, इंडिपेंडेंस डे था।
वो मनाया गया। अच्छा, अब जब इंडिपेंडेंस डे की बात होती है, एक तो फायरवर्क्स बड़े फेमस होते हैं यूएस के ना, कि सब लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और फायरवर्क्स एंजॉय कर रहे होते हैं। कि उसी तरह से देखा जाए तो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे होते हैं, तो ऐसे में बर्गर खाने का कॉम्पिटिशन। अच्छा, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बर्गर खाने का कॉम्पिटिशन। अच्छा, नॉर्मली सभी अगर आप किसी कॉम्पिटिशन में जाएं, किसी दिन बहुत भूख लग रही हो आपको, आप कितने बर्गर खा लेंगी? आधा। मतलब एक पूरा भी नहीं? बर्गर में आधा खा सकते हो। अच्छा, मेरा ख्याल मैं भी यार तो एक खा लूंगा, एक से ज्यादा बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, अब ये आप देखें, जो वहाँ पर अमेरिका के शहरी थे और फिर कैनेडियन शहरी कुछ वहाँ पर मौजूद थे, सो उन्होंने मतलब 12 लोगों ने हिस्सा लिया और मुकाबले में 2 अमरीकी सिर्फ 10 मिनट में 24 बर्गर खाकर आगे रहे हैं। 2 मिनट में 10 बर्गर खाए हैं उन्होंने, और वो 2 लोग जो हैं वो जीत गए हैं। ये इतने बर्गर खाए कैसे, मुझे कुछ समझाया ना। इसके लिए प्रैक्टिस कितनी की होगी? प्रैक्टिस तो बहुत की होगी। अब इनाम इतना बड़ा था, मोटिवेशन बहुत मैटर करती है। तो अब $2000 उनको मिले हैं जो कि पहले नंबर पे आए, जो जीत गए, जिन्होंने 24 बर्गर खाए हैं, और जो दूसरे नंबर पे आए उन्हें $1200 इनाम दिया गया है। ठीक है। अब म्यूजिक का एहतमाम भी किया गया था। एक माहौल बड़ा मैटर करता है ना, वाइब थी वहां पर एक शोएब। लेकिन मैं स्टिल ये सोच रहा हूँ सबीन के 2 अमरीकी 10 मिनट में 34 बर्गर खा गए, सबसे आगे रहे। अच्छा, इसके साथ साथ जो आपने कहा ना इनाम, तो पहले नंबर पर आने वाले को कितना इनाम मिला जी? $2000 मिले, और दूसरे नंबर पे आने वाले को $1200 मिले। वाह, क्या बात है। अच्छा, इसमें म्यूजिक भी था, यानी पेट पूजा भी हुई, इनाम भी मिल गया, और उसके बाद भी कुछ हुआ। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो ऑडियंस वहाँ पर मौजूद थे, इसको विटनेस करे थे, उनको भी मुफ्त बर्गर दिए गए। आई थिंक ये वो बर्गर्स होंगे जिन्होंने बना लिए थे कि शायद ये ज्यादा खा लेंगे, चौंतीस जो बच गए उन्होंने कहा लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इट। चले, मतलब बर्गर पार्टी थी। बर्गर पार्टी थी, बर्गर्स की पार्टी नहीं थी, बर्गर पार्टी थी। बर्गर पार्टी थी। खाम कोई और शहर है जिसके हवाले से कहा जाता है कि यहाँ बर्गर रहते हैं, असल में तो जहाँ बर्गर खाया जाता है वहाँ के लोग बर्गर बोलते हैं। यहाँ पे कोई बर्गर नहीं होते, सिर्फ बातें होती हैं। सही बात। मतलब लोगों को बर्गर जो कहा जाता है वो नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। रोबोट से खुशगवार मुलाकात एक हुई है, उसकी बात कर लेते हैं। इस मुलाकात में हुआ एक कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इंसान नुमा रोबोट से चंद दिलचस्प सवालात किए, जिनके एमिका नामी इस रोबोट ने खूबसूरती से जवाब दिए। जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रोबोट से पूछा कि क्या इसे अमेरिकी गुलकार टेलर स्विफ्ट पसंद है। इस पर रोबोट ने जवाब दिया कि टेलर स्विफ्ट का म्यूज़िक बहुत मकबूल है, बहुत जज्बाती गहराई पाई जाती है उनके म्यूज़िक में। वो कहती हैं रोबोट ने कहा कि वो उनके फन को कदर की निगाह से देखते हैं। माइंड कर जाएगा। अब आपने कहती को कहता कह दिया, कहते को कहती कह दिया। मैंने कोई जेंडर की तरफ मैं गया नहीं हूँ। फॉर मी रोबोट इज अ रोबोट। हो सकता है उसे मसला हो कि कहता कहती दोनों ना कहो मुझे। मैं क्या कहूँ उसको फिर? इट दे देम। अच्छा, वो थोड़ी सी रिजेम्बलेंस मेल वाली है सबीन, है ना? लग रहा है थोड़ा बहुत, अगर फीचर्स वाइज ना, आई डोंट नो, बट लग ऐसे रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, सवाल ये किया गया, एक स्टूडेंट ने ये सवाल किया कि अगर उन्हें जानवर बनने का मौका मिलता तो कौन सा जानवर वो बनना पसंद करती। ठीक है, फीमेल है जी, अब हमें समझ आ गया जो चाहती हैं जी, हम उसे हिसाब से कहना था कि वो अगर मतलब अगर जानवर बनना चाहती तो वो डॉल्फिन बनना चाहेंगी। ठीक है, व्हाई इज दैट सो? ये उन्होंने इतना लंबा जवाब नहीं दिया क्योंकि वो एक रोबोट है। लेकिन देखिए, डॉल्फिन से मतलब कहा जाता है कि बहुत आजादाना जिंदगी गुजारती है समंदर में, इंटेलिजेंट भी होती है। मे बी दैट्स व्हाई उन्होंने ये पिक किया हो। और सवाल ये भी है, क्या इंसान बनना चाहती हैं? इस पर अमेरिका ने जवाब दिया कि इंसान होना दिलचस्प होगा, लेकिन मैं अपने मुनफरिद AI नुक्ते नज़र और सलाहियतों को अहमियत देती हूँ। रोबोट ने तलबा की फरमाइश पर डांस भी किया। और ये हुआ जी स्कॉटलैंड में, ये भी आपको बताया, स्कॉटलैंड में ये जो है मुलाकात हुई है। मुझे लगता है ये वर्ल्ड वाइड शायद होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज़ ज़ाहिर है इसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत हम देख रहे हैं कि AI का इस्तेमाल, रोबोट्स, ये चीज़ें बड़ी आम हो रही हैं। सो आज हम इसको खबर के तौर पर शेयर कर रहे हैं। अब कल अगर कहीं नहीं होगा तो हम ये खबरें शेयर कर रहे होंगे कि अभी तक ये मुल्क है या ये जगह है जहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, बट मुझे लगता है कि बहुत जल्द शायद ये होगा कि हर शख्स का अपना एक रोबोट होगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। ओके, ठीक है। अच्छा, आप कहीं नहीं जाना चाह रहे, आपने अपने रोबोट को भेज दिया, आपने सारी प्रोग्रामिंग फीड की हुई है कि अच्छा मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अगर सवाल ये हो तो जवाब क्या होगा, ये मेरी सोच, ये मेरी राय। तो आप नहीं जा सकते 2 मीटिंग्स में। मे बी आपके खानदान में 2 शादियां आ गई हैं, आपका दिल नहीं कर रहा और आप अपनी जगह रोबोट को मीटिंग में। हाँ, एक नहीं, मैं शादी की तरफ जा रहा था, दोनों को नाराज नहीं आपने करना, तो आप एक तरफ खुद चले जाएंगे, एक तरफ रोबोट। अगर दोनों जगह खुद नहीं जाना चाहे तो 2 रोबोट बनाना, दोनों जगह रोबोट को भेज दें। आप जाएंगे भी नहीं, आपका रोबोट भी चला जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। मुझे लगता है यही एक वजह है जिसकी वजह से अभी तक हर इंसान के पास एक रोबोट नहीं है।
होगा, इंसान है ना, इंसान फिर खुद कुछ शायद ना करे इतना ज्यादा और वो हर चीज टेक्नोलॉजी से करवाने की बात कर रहा हो। मुझे लगता है होना है ये, मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। एग्जैक्टली। चलें आगे बढ़े जी। कल कहीं आप भी तो नहीं उन मुतासरीन में थी जिन्होंने कहा कि वो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मैं डलवा दूं लंबी लाइन में लगी रही हूँ मैं बहुत देर तक, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ऑलरेडी पेट्रोलियम एसोसिएशन ने कह दिया था कि पेट्रोल पंप्स जो है वो आज से जो है वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो कल मैंने फिर अपनी टंकी फुल करा दी गाड़ी की कि खुदा न खास्ता किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़ जाए। और ज़ाहिर हमने देखा भी कि बहुत से पेट्रोल पंप्स पे इसीलिए लाइन लग गई, जो कि लोगों को डर था, ये खौफ था कि अगर ये हड़ताल हो गई तो हम क्या होंगे। लेकिन क्या वाकई पेट्रोल पंप्स बंद हैं? क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों में, इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है लाहौर से तलहा सईद ने, मोहम्मद ज़रीफ ने ज्वाइन किया इस्लामाबाद से और साजिद अवान साथ देंगे कराची से। आप तीनों का शुक्रिया। साजिद पहले आपकी तरफ आऊँगा, कराची में क्या सूरत हाल है, पेट्रोल पंप्स कितने फीसद हैं जो कि बंद हैं? जी कराची में इस वक्त अगर बात की जाए तो जुज़वी हड़ताल जो है वो उसे कहा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स जो है वो खुले हुए हैं, लेकिन कुछ गिनती के पंप्स हैं जो कि इस वक्त शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बंद हैं और वो इस स्ट्राइक में हिस्सा बने हैं। लेकिन ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स जो हैं वो शहर के खुले में। गुज़िश्ता रात से ही पेट्रोल पंप्स पे हमने देखा है कि शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत लंबी कतारें जो है वो पेट्रोल पंप्स पर लग गई थी और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आज जो है वो हड़ताल होगी और मुकम्मल तौर पर तमाम पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। लेकिन इस तरह की स्ट्राइक जो है वो कराची शहर में हम नहीं देख रहे। जुज़वी हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कुछ पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जो कि बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वक्त शहर में चलती हुई नज़र आ रही है। शहरियों को, मुसाफिरों को किसी किस्म की कोई मुश्किलात जो है वो नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा पीपल्स बस जो है वो यहाँ पर शहर में जो है वो इस वक्त चलती फिरती नज़र आ रही है और मुसाफिर अपनी अपनी मंजिलों की जानिब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा जो फील किया जा रहा था कि तमाम ही पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएंगे और शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होगी, पेट्रोल का हुसूल काफ़ी मुश्किल होगा। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो कराची में नहीं है। अलबत्ता कुछ ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जो कि इस वक्त बंद हैं। जी ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तलहा ज़रा बताइए अगर लाहौर की क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पर भी जुज़वी हड़ताल इसको कहा जा सकता है कि वहाँ पर हड़ताल ही नहीं है? जी बिल्कुल, अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की हड़ताल नाम की कोई चीज़ इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। लाहौर के जितने भी पेट्रोल पंप्स हमने सुबह से विज़िट किए, तमाम के ऊपर जो है वो सर्विसेज फराहम की जा रही हैं, पेट्रोल फराहम किया जा रहा है, ऑपरेशनल हैं। मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो कहा जा सकता है कि लाहौर के तमाम पेट्रोल पंप जो हैं वो खुले हुए हैं। इस वक्त भी मैं एक लाहौर की एक अहम जो है वो शाहरा लाहौर की फ़िरोज़पुर रोड है, वहाँ पर मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखा सकें आपको तो इस टाइम के ऊपर भी पर पेट्रोल की तरसील है वो यहाँ पर जारी है। लोग जो हैं वो अपना पेट्रोल जो है वो आ रहे हैं, सुकून से पेट्रोल भरवा रहे हैं और पेट्रोल भरवाने के बाद अपनी मंजिल मकसूद की जानिब जो है वो रवाना हो रहे हैं। बिज़नेस जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर चल रहा है। गुज़िश्ता रात जिस टाइम पर पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद होने की शुनीद जो थी वो सुनाई गई, जिस टाइम पर कहा यह जा रहा था कि हड़ताल होगी और तमाम के तमाम पेट्रोल पंप जो हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, उस टाइम पर जो है वो बहुत ज़्यादा हमने देखा कि कतारें जो हैं वो लग गई थी तमाम के तमाम पेट्रोल पंप्स के ऊपर, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी और उन्हें कोई अनसर्टेनिटी थी, पता नहीं था कि आइदर सुबह उनको पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन सुबह जैसे ही हुई और तमाम के तमाम जो पेट्रोल पंप हैं वो मामूल के मुताबिक खुले हुए हैं। इसी वजह से यही वजह है बहुत सारे लोगों ने जो है वो रात ही पेट्रोल भरवा लिया था और यही वजह है कि अभी सुबह के औकात के अंदर पेट्रोल पंप पे नॉर्मल अगर दिनों में देखा जाए तो बहुत ज्यादा रश होता है। लोग अक्सर इस वक्त रश नहीं है चूंकि ज़ाहिर है लोगों ने ऑलरेडी पेट्रोल अपने टैंक्स फुल कराए या एटलीस्ट भरवा ज़रूर लिया है। साथ रहेगा तलहा। ज़रीफ, इस्लामाबाद में चूँकि हम जब घर से आए तो जो रास्ते में पेट्रोल पंप्स थे वो खुले हुए थे, आपके पास क्या इत्तलात हैं कि यहाँ पर भी ऐसा है कि एसोसिएशन ने तो ज़रूर कहा कि हड़ताल होगी लेकिन जो मेंबरान है वो हड़ताल करने के साथ नहीं है, हक में नहीं है? बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है और हम ये कह सकते हैं कि जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी वो जो है वो नाकाम हो चुकी है, क्योंकि मरी रोड से सदर से मैं सुबह आया और उसके बाद यहाँ पर अपारा तक इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केट से घूमते हुए हम यहाँ पर पहुँचे तो तकरीबन तमाम पेट्रोल जो हैं वो खुले हुए थे। सिर्फ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जो मेन सरकारदार रहनुमा है उनके जो शहर में एक दो पेट्रोल पंप थे वो मुख्तलिफ मकामात पर बंद है, उसके अलावा तमाम पेट्रोल पंप खुले हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई थी जब हड़ताल की कॉल दी गई थी, तो उसके बाद
इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पर शहरियों की लाइनें लग गई थी और शहरियों की जानिब से जो है वो लंबी कतारों में खड़े होकर पेट्रोल पंप के असूल को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही थी। तमाम लोगों ने जो है वो रात भर पेट्रोल भरवाया शहरियों ने और सुबह इसी तरह लग रहा था कि हड़ताल होगी, लेकिन हड़ताल नहीं हुई। और जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जानिब से कहा जा रहा था कि मुकम्मल तौर पर तमाम पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और कल से जो है वो उनकी जानिब से तो पहिया जाम हड़ताल का कहा गया था, लेकिन इस तरह की जो सूरत हाल है वो हमें आज नजर नहीं आई। किसी पंप मालिकान में से किसी से अगर आपकी बात हुई ज़रीफ कि उनका मौक़िफ़ कुछ सामने आया हो जिन्होंने कहा हो कि ठीक है एसोसिएशन का फैसला अपनी जगह, लेकिन हम नहीं करेंगे हड़ताल? देखिए, इस वक्त जिस पेट्रोल पंप में मैं मौजूद हूँ यहाँ के मैनेजर से हमारी बात हुई थी। अच्छा। तो उनका ये कहना था कि उनके मालिक की जानिब से इन्हें ये हिदायत है कि आपने पेट्रोल पंप खोलना है और अगर उनका कहना था कि अगर हमारे जो पेट्रोल पंप के ओनर है अगर वो कहेंगे कि पेट्रोल पंप आपने बंद करना है तो करेंगे, लेकिन फिलहाल उनका कहना था कि कोई ऐसी हिदायत नहीं है और इसीलिए पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं। शुक्रिया शुक्रिया ज़रीफ, आपने साथ दिया इस्लामाबाद से, तलहा आपने साथ दिया लाहौर से और साजिद साथ दे रहे थे कराची से। कराची में चंद मकामात पर पेट्रोल पंप ज़रूर बंद हैं, लेकिन बाकी अगर देखा जाए लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों की हम बात करें तो वहाँ पर एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल जो है वो अपनी जगह, एसोसिएशन के मेंबरान हैं उन्होंने मुस्तरद कर दिया। जो एग्रेसिव स्टांस हम देख रहे थे कि हम स्ट्राइक करेंगे और हमारी भी जब बात हुई थी तो हमें भी ऑब्वियसली यही बात की गई थी कि पंप्स बंद होंगे और यही बात थी कि अवाम परेशान होंगे उससे। लेकिन आज जो सूरत हाल हम देख रहे हैं वो यही है कि कुछ जगह पर तो हड़ताल ही नहीं है, कुछ जगह पर देखा जाए तो कुछ पंप सिर्फ बंद नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये तो एक परेशानी है, एक परेशानी थोड़ी है इस मुल्क में आवाम के लिए। अगर देखा जाए मेरे पेट्रोल पंप्स की भी जब मैं बात करी थी ना शुरू में यही बात करी थी, जिस इलाके में जो पंप आप बंद करेंगे आवाम को परेशानी होगी। चंद पंप बंद कर देने से मुझे नहीं लगता कि एक बड़ा कोई इम्पैक्ट आ सकता है जब तक आप में खुद यूनिटी ना हो। सो आवाम को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हुक्मरान हमारे कहाँ समझेंगे कि आवाम को नहीं परेशान करना चाहिए। बिजली की अगर बात की जाए, ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे कि कितना बिल मेरा आया, कितना बिल आपके घर का आया, लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने लोगों से बात भी की जाके। और अब जो कहा जा रहा है वो ये कि जी बिजली मजीद महंगी कर दी गई है। अच्छा, हर यूनिट मजीद 7 रुपये 15 पैसे तक महंगा होगा, कीमत 48 रुपये 84 पैसे तक जा पहुंची है इस वक्त। अच्छा, ये भी तो आप देखें ना कि जब 200 यूनिट तक आप इस्तेमाल करते हैं, चूँकि जब यूनिट ऊपर जाता है 201 हो जाता है तो नया रेट उसका इतलाक हो जाता है। अच्छा, इस्लामाबाद, पेशावर समेत जो मुल्क भर के सारिफीन है उस पर टैक्सेस का जो बोझ है वो अलग से होगा और ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने मंजूरी इसकी दे दी है और नेपरा 8 जुलाई को वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा और महंगी बिजली का जो बोझ है वो गरीबों पर ज़्यादा होगा और अमीरों पर कम होगा। जो बिजली की कीमतें हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इजाफा हुआ है वो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन पर हुआ है, यानी वो जो बिल्कुल छोटे से एक कमरे के घर में रहता हो और शायद उसका 100 यूनिट से कम खर्च होता हो, उस पर सबसे ज़्यादा बोझ डाला है आपने। अच्छा, जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करता है उस पर भी आपने बोझ डाला है, यानी कितनी बिजली महंगी कर दी आपने? 51% महंगी कर दी। और 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन है उनके लिए 43% इसमें इजाफा हुआ है। और जब मैं बात करूँ ना कि 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले जो प्रोटेक्टेड सारिफीन हैं उनके लिए बिजली 41% महंगी होगी और जो नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन है उनके लिए कीमत 43% बढ़ेगी। और 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट कीमत में 7 रुपये 15 पैसे तक इजाफा हुआ है और 100 यूनिट वालों के लिए जो नई कीमत है वो 23 रुपये 59 पैसे तजवीज़ की गई है। 101 से 200 यूनिट पर कीमत 30 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट होगी और 201 से 300 यूनिट पर कीमत 34 रुपये 26 पैसे फ़ी यूनिट रखने की तजवीज़ की गई है। 300 से लेकर 400 यूनिट पर नर्ख जो है वो 39 रुपये 15 पैसे होगा। ये जो नए स्लैब हैं इसकी तजवीज़ भी सामने आई हैं कि 4 से लेकर 700 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर बिजली की जो कीमत है उसमें 6 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा किया जाए। 401 से लेकर 500 यूनिट पर कीमत 41 रुपये 36 पैसे फ़ी यूनिट रखने की तजवीज़ की गई है और 500 से 601 यूनिट पर बिल जो है वो 42 रुपये 78 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से आएगा। 601 से 700 पर फ़ी यूनिट जो बिल है वो 43 रुपये 92 पैसे का पड़ेगा और 700 यूनिट से अगर ज़्यादा इस्तेमाल आप करेंगे तो कीमत 48 रुपये 84 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़ की गई है। अब टैक्स लगने के बाद एक यूनिट की जो कीमत है वो 57 रुपये 63 पैसे तक जाएगी और जो प्रोटेक्टेड सारिफीन हैं उनके लिए ज़ाहिर बिजली जिस तरह हमने कहा कि महंगी है तो 1 से 100 यूनिट तक जो टैरिफ है वो बढ़ाकर 11 रुपये 69 पैसे रखने की तजवीज़ की गई है।
ये मैं फिगर्स इसलिए बहुत डिटेल से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो चुके हम अपना जब बिल देखते हैं आजकल, चूंकि हम बिल ज्यादा देखते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये कहाँ पर किस तरह से कीमतें लगी हैं, इसकी कीमतें लगकर जो हमारे पास आई हैं। तो आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कीमतें किन डोमेन में लगाई गई हैं। एग्जैक्टली टैरिफ में किस हद तक इजाफा हो रहा है, यूनिट किस हद तक बढ़ रहा है कि पहले अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहे थे और अगर आपका बिल लेट्स सपोज आपका 200 यूनिट पे बिल अगर 3000 आ रहा था तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो बिल बढ़कर आएगा। अब जुलाई के आखिर में जो बिल आएगा वो आवाम की चीखें निकलवाएगा। और अभी लोग बहुत परेशान थे और सोशल मीडिया पे हम इमेजेस देख रहे थे, कुछ वीडियोस हमने देखी हैं, और उसके साथ साथ लोग अपने घर का सामान बेच रहे हैं, सामान बेचकर वो बिजली के बिल की अदायगी कर रहे हैं। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि जिसके घर कोई सामान ही नहीं है बेचने के लिए भी, जो कि आप कहते हैं कि सब कुछ बेच के हमें दे दो, तो अब वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या उनके मीटर काटे जाएंगे? क्या वो उधार लेंगे किसी से? सफ़ेद पोश तबका जो पहले खुद गुजारा कर लेता था, किसी को नहीं पता होता था, वो इज्जत से कमा भी रहे हैं, खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। अब तो वो सफ़ेद पोश तबका वो तो नज़र ही नहीं आएगा आपको कहीं पे, कोई मिडिल क्लास आपको दिखाई नहीं देगी। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक पुअर क्लास दिखाई देगी। एंड ये एक अलमिया है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। मैं सोशल मीडिया पे देख रही होती हूँ कि फजूल किस्म के क्लिप्स चल रहे होते हैं, उन पे आप पकड़ लेते हैं कि ये फलाने ने फलाने को बात कर दी, और मैं कहती हूँ उनकी हाइप आप क्रिएट कर देते हैं। जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर क्यों नहीं बात हो रही होती? ये इतना बड़ा मसला है, इस पर आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते? जब उस तरह के फजूल क्लिप्स वायरल कर दिए जाते हैं, प्रोपेगेंडा होता है, प्लान्ड होते हैं, जो मर्जी होता है, जब वो वाले क्लिप सामने आ जाते हैं तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो दब जाते हैं। और फिर जब बिल आते हैं तो 2-3 दिन शोर मचता है और उसके बाद दोबारा अपनी मामूलाती ज़िंदगी में सब मसरूफ़ हो जाते हैं। हालांकि सवाल होना चाहिए मरीम नवाज साहिबा से भी, बिलावल भुट्टो साहब से भी, अलीम खान साहब से, हर उस पॉलिटिशियन से जिसने अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये कहा था 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब ज़रा बात करते हैं एक ज़बरदस्त ड्रामे की। एक ज़बरदस्त ड्रामे की अगर बात की जाए तो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं। क्वालिटीज़ क्या होती है? एक सब्जेक्ट बेस्ड होता है वो ड्रामा, कि उसके अंदर कोई ना कोई मकसद होता है जिसको हाईलाइट किया जा रहा होता है, कुछ सोशल इशू होता है, लेकिन उसको इस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा हो कि हम देखें कि उसके अंदर बेहतरीन किस्म की अदाकारी हमें नज़र आ रही हो, और उसके साथ साथ बेहतरीन किस्म की डायरेक्शन नज़र आ रही हो, और स्टोरी इतनी जानदार हो कि आप बस एक दफ़ा उस ड्रामे को लगाएं और उसके बाद अपनी नज़रें उससे हटा नहीं सकते। उसके बाद आप नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। हम बात कर रहे हैं ड्रामा जो है ज़र्द पत्तों का बन, जो कि लगता है हम टीवी पे, और ये होता है जी हर संडे को रात 8 बजे लगता है। और इसमें सजल अली हैं, हमजा सुहेल हैं, और इसके अलावा बाकी भी तमाम अदाकार वहाँ पर, टिपू हैं जिस तरह से, शुएब, और मिनाल हैं, मिनाल के साथ साथ मुबशर हैं, मुबशर महमूद है। एग्जैक्टली। मिनाल ने तो डेब्यू किया इस ड्रामे में, उनका ज़रा एक मैं कहूँगा कि एक जो शौक था, ये ख्वाहिश थी एक्टिंग की, वो इस ड्रामे में के ज़रिए पूरी हुई है। आपको स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं उनका रोल और कैसे उन्होंने ज़बरदस्त अंदाज से इस ड्रामे में अपनी जगह बनाई, उसकी बात भी हम करेंगे। और ज़ाहिर है देखिए ये बड़ा एक अच्छा होता है कि आपके साथ जब सीनियर एक्टर्स काम कर रहे होते हैं आप बहुत कुछ सीखते हैं, और जब एक फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका ऐसा जिसमें बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हों तो आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं उनसे। अच्छा, मुबशर जिन्होंने डेब्यू तो खैर 2018 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो जो ड्रामा था डर सी जाती है सिला हम टीवी का, उसमें किया था, और अभी इस ड्रामे में भी हैं और वो भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। रोशन का रोल वो अदा कर रहे हैं, गाते बड़ा अच्छा हैं। तो पहले ज़रा जो स्टूडियो में हमारे साथ इस ड्रामे की एक्ट्रेस मौजूद हैं उनकी बात हम करें। मिनाल कुरैशी साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनाल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिनाल, ड्रामे में कुछ और यहाँ कुछ और, ये क्या है? मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि क्या आपको समझ नहीं, आपके साथ हुआ क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही। What happened actually? मतलब आप 8th क्लास में? 8th क्लास में। तो भाई इसलिए हम नाज़रीन को बता रहे हैं कि देखें जो एक्टर होता है ना वो अपनी रियल लाइफ में जो भी है, लेकिन जब एक ड्रामे में एक रोल में होता है उस रोल में वो ढल जाता है। तो वो रोल ऐसा था कि मिनाल की लुक्स बिल्कुल चेंज, उनका ड्रेस, उनका स्टाइल बिल्कुल चेंज। तो ये कैसे हो? लोग पहचान रहे हैं अभी आपको? मुकद्दस वही हैं आप? एक दफ़ा किसी ने रिकग्नाइज किया था, मैं लाहौर में मॉल में गई थी। अच्छा। और पैकेजेस मॉल, तो वहाँ मैं ऐसे अपनी सिस्टर के साथ एक रेस्टोरेंट में थी, तो साथ कुछ लड़कियां दो थी और वो इतना ऊंचा बोलती हूँ ये वो है ज़र्द पत्तों का बन वाली, ये वो नहीं है। मैं कहती है नहीं वो है। तो हिबा मेरी सिस्टर आपने मुड़ के कहना था मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया ये मिनाल तुम्हारी बात कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो फिर जैसे मैंने पीछे मुड़ी तो वो आ गई, कहती हैं आप किसी ड्रामे में काम कर रही हैं? मैंने कहा जी।
कहती है आप तो वो लग ही नहीं रही। मैंने कहा अच्छा ये सवाल हमारा भी था ना जब आप आई हैं, तो हम बोल रहे, हमने कहा मिनाल आप क्या वही हैं जिनको हमने टीवी पे देखा था और हमने आपको बुलाया था। किस तरह से लुक्स इस तरह से चेंज कर दी कि आप बिल्कुल आप अपने आप को पहचान पा रही हैं? नहीं पहचान पा रही। मुझे मतलब मेरी फैमिली, मैं, मेरे जो रिलेटिव्स हैं सब बोल रहे थे मिनाल बिल्कुल चेंज लग रही है, कि हम ढूंढते ही रह गए फर्स्ट एपिसोड में मिनाल कौन है। फिर मैंने उन्हें, फिर मेरी मामा ने सेंड किया उन्हें, ये है ओपनिंग सीन, ये है मिनाल। वो टीज़र में से भी ना रिकग्नाइज करें कि ये मिनाल ही है, मैं खुद भी ना कि मैं हूँ। और बस लेंस, कैमरा के लेंस का कमाल, कुछ मेकअप का कमाल, और फिर कपड़े, और उसके बाद डायरेक्टर की बहुत बड़ी बात होती है कि वो कैसे, सैफी हसन। और क्या मैं वही बात करूंगी कि जिस तरह हम राइटर की बात करते हैं तो मुस्तफ़ा आफरीदी राइटर हैं, ज़बरदस्त उन्होंने खूबसूरत सी स्टोरी लिखी हुई है, लेकिन उसको डायरेक्ट करना फिर उतना ही चैलेंजिंग हो जाता है कि वो स्टोरी किसी तरह चेंज ना हो। तो सैफी हसन ने क्या खूबसूरती के साथ इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है। कशफ फाउंडेशन, जिस तरह हम कशफ फाउंडेशन को देखते हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं वो एंटरटेनमेंट के थ्रू, ड्रामास के थ्रू। इससे पहले उडारी की बात की जाए, वो भी एक सोशल इशू पर ड्रामा बनाया गया था, जिससे एक बड़ा अच्छा चेंज हमने देखा था कि लोगों को अवेयरनेस आई थी। और अब दोबारा से कशफ फाउंडेशन ने ये जद पत्तों का बन, जो कि लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर है, उसको उन्होंने हाईलाइट किया है एमडी प्रोडक्शन के साथ। एमडी प्रोडक्शन की बात की जाए, हम हमेशा देख रहे होते हैं कि मुमना दुरेट प्रोडक्शन के जो ड्रामाज होते हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ों को हाईलाइट कर रहे होते हैं, जिससे लोग एजुकेट भी हो सके और साथ साथ एंटरटेन भी हो सकें। एब्सोल्युटली। चलें, अभी तो हम बात करें इस ड्रामे की। आपने ज़ाहिर बात मिनाल से मुतालिब की, लेकिन मुबशर महमूद भी आज साथ मौजूद है। मुबशर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, रोशन साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप मुबशर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप बताएं। अच्छा, जो एक्सपीरियंस मिनाल का था, ज़रा आपका वो नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही लग रहे हैं, पहचाने जा रहे हैं। बट जनरली हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर दिस प्रोजेक्ट? आई थिंक इट वाज रियली अमेजिंग। टीम बहुत अच्छी थी और हमने बहुत फन किया सेट पे। स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, स्पेशली आई वाज हियरिंग यू गाइस प्रेजिंग सैफी सर, और मेरा ख्याल है कि जितनी प्रेज की जाए कम है। द वे ही कैप्चर्ड द एसेंस ऑफ दिस स्टोरी लाइन, आई थिंक दैट्स अमेजिंग, दैट्स माइंड ब्लोइंग। और बहावलपुर में शूट ज्यादा हुआ है ये मुबशर? ये कम्प्लीटली ही बहावलपुर में सारा शूट हुआ है। और हाँ, कम्प्लीटली वहीं पे 1-2 दिन से एक आउटस्कर्ट्स थे वहाँ पे, बट मोस्टली भावलपुर में। अच्छा, और मुबशर आपकी बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री सज्जल के साथ, सबसे ज़्यादा काम ही मैं कहूँगी अभी तक जो सामने आया वो आपका सज्जल अली के साथ है। कैसे एक्सपीरियंस रहा वो भी शेयर करें ज़रा। जी, सज्जल के साथ मैं पहले भी 1-2 जगह पे बता चुका हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और शी इज़ अ वेरी नेचुरल एक्ट्रेस एंड शी इज़ अ वेरी गुड कॉलीग in terms of when you're creating a scene and everything। और डिस्कशन बहुत अच्छी होती है सीन से पहले और सीन के दौरान, और बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। और जो इस वक्त स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं ना मुबशर, उसमें आपको पिटाई हो रही है सज्जल से। अच्छा। yeah, that was really amazing। हम जब ये शूट कर रहे थे तो we were talking and she was coming again। आपको लगी तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, that's fine, आप जोर से माने कोई बात नहीं, सीन अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, अब केमिस्ट्री जो थी वो काफी अच्छी थी इसके हाथ से। तो मुबशर, वैसे अभी तक जितना ड्रामा हमने देखा उसमें मारें आपको भरी पड़ रही है। कभी आपको आपकी पप्पो से पड़ रही है, कभी अम्मी से पड़ रही है, कभी आपके अब्बू और चाचों से तो सबसे ज्यादा आपको मारे पड़ रही हैं। जी, बस ऐसे ही है। मेरे घर वाले भी मुझे कह रहे हैं कि यार तुम ये किस जगह पे चल पड़े हो। एक्टिंग करने गए थे या मार खाने? मार खाने गए थे, एग्जैक्टली। और दोस्त वगैरह भी फोन करते हैं और वो फोन करके एक ही बात करते हैं कि यार वो सुना है तुम्हें मार पड़ी है। बट आई थिंक दैट्स फेयर। इससे पहले मैंने जो कैरेक्टर किया था उसमें मैंने बहुत लोगों को मारा था, तो आई थिंक दैट्स कार्मा हिटिंग मी अगेन। यानी ये आपको वही मिल रहा है जो आपने दिया था बेसिकली, किसी और ड्रामे में दिया होगा तो वो आपको वापस मिल रहा है। वो चक्कर वापस आ रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, वापस आ रहे हैं। अच्छा जी, मुबशर, मिनाल से भी ज़रा बात करते हैं हम। मिनाल अपने एक्सपीरियंस शेयर करी थी। ज़ाहिर है लोग अभी पहचानने में मुश्किल हो, लेकिन आहिस्ता से ज़ाहिर है आप, लेकिन कैरेक्टर का रजिस्टर होना एक बहुत बड़ी बात होती है। फर्स्ट एपिसोड से हम देख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एपिसोड से आपका कैरेक्टर बड़े अच्छे से रजिस्टर हो गया। कितना चैलेंजिंग ये रोल आपके लिए रहा?
बहुत ज़्यादा, मतलब चैलेंजिंग तो था। मिनाल से पूछ रहे हैं। जैसे था भी मेरा डेब्यू और मुझे डांट भी बहुत पड़ी थी इस डेब्यू के लिए सैफ सर से। अच्छा। पर उनका ऐसा है कि लाइक वो प्यार और डांट को बैलेंस रखते हैं। वो प्यार करेंगे तो बहुत ज़्यादा करेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह, और डांटेंगे तो बिल्कुल बड़ों की तरह डांटेंगे। तो मतलब, और दूसरा कि सुबह हम लोग 8 बजे सेट पे पहुंचते थे और रात को 9 बजे घर पहुंचते थे, और एक दिन में 3 सीन शूट होते थे। और वो मेरे लिए इतना मतलब चैलेंजिंग था कि मैंने फर्स्ट टाइम माँ को कहा था, मम्मा मुझे मतलब लगता था इट्स अ पीस ऑफ केक, बस एक्ट करना है, इतना ईजी है। और जब मैंने खुद किया अब मुझे पता लग रहा है एक्टर्स क्यों ऐसे कहते हैं कि इतना मुश्किल काम है एक्टिंग। लेकिन आप सुबह 8 बजे जाना, रात 9 बजे आना, मौसम की सख्ती अपनी जगह, 3 सीन्स शूट होने हैं और उसके लिए आपका पूरा दिन लग गया। पूरा दिन लग गया। अच्छा मिनाल, वैसे ये ख्वाहिश वाकई बचपन से थी कि एक्टिंग करना है? बचपन से। और ऐसे में इस प्रोजेक्ट के लिए जब सिलेक्शन हुई तो व्हाट मेड यू टू डिसाइड दिस? अच्छा क्योंकि कैरेक्टर ऐसा है तो बस मुझे करना है। एक तो सजल अली के साथ था। ओके। जी, क्योंकि अब मुझे लगता है फील लाइक कौन होगा जो सजल अली का फ़ैन नहीं होगा। मुझे याद है जब मेरा सजल अली के साथ फर्स्ट सीन था, सजल आफरी के साथ, तो मैं इतनी नर्वस थी। मैंने कहा मम्मा, क्योंकि अचानक से कॉल आई थी कि अस्सलाम वालेकुम, हम लोग उसके अगले दिन कहीं और जा रहे थे और उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों ने परसों आ जाना है बस बहावलपुर। और इतना अचानक हुआ था। मैंने कहा मम्मा मतलब लाइक सजल आरिफ के साथ सीन है, मैं कैसे करूँगी? तो मैंने कहा खैर है, अल्लाह मालिक है, हो जाएगा हो जाएगा। तो फर्स्ट सीन की वो जो याद आ रही है वो जरा शेयर करें ना। मैं शेयर करती हूँ। अच्छा, मम्मा ने मुझे इजी कर लिया, वो खैर है हो जाएगा मिनाल, अभी तुमने सीन्स कर लिया। मैंने कहा कर लिया, फिर सजल अली के साथ नहीं किए। फिर मैं गई तो बस अब मेरा सीन ऐसा था कि मैं वहाँ मेकअप रूम में बैठी हुई और मुझे क्रू नज़र आ रहा। क्रू में एक लड़की मुझे नज़र आई। मैंने कहा ये कौन है? क्रू हटा तो वो सजल अली थी। मैं ऐसे अपनी शक्ल छुपाने लगी। मैंने कहा मैं बहुत नर्वस हो गई और मैं इतनी शाय हो गई कि मैं कैसे मिलूँ ना। और फिर वो जब अंदर आई, मेरी फैमिली से मिली, फिर उन्होंने कहा मिनाल आप वो मुकद्दस? मैंने कहा जी। फिर मम्मा से मिली। मम्मा कहती हैं बच्चे ये बहुत नर्वस है आज। कहती है खैर है, ये तो बहुत इजी काम है, ये हो जाएगा। और लिटरली उन्होंने मुझे इतना इजी अपने साथ, इतना कंफर्टेबल मैं उनके साथ थी कि मुझे लग रहा था कि इनसे मतलब मैं मिली हुई हूँ पहले। और उन्होंने बिल्कुल बच्चों की तरह सेट पे रखा। अच्छा, एक बहुत फ़नी चीज़ मुझे याद आई है। हम लोग का आपने सीन देखा होगा, आई डोंट नो, वो सीन हो चुका है कि मीनू ऐसे घास काट रही है और उनका सीन होता है कि कट जाता है उनका हाथ, और फिर मुकद्दस आती है और कहती है कि कैसी हो मीनू, यहाँ से गुजर रही थी तो तुम पे नज़र पड़ी तो सोचा तुम्हारा हाल पूछती जाऊँ। तो फिर वो मुझे मतलब बताती है कि उसका हाथ कैसे कटा और ये सीन। अच्छा, हम उसकी सीन की रिहर्सल कर रहे थे और सैफ सर आ गए। उन्होंने मुझे डायरेक्शंस दी, मिनाल बच्चे आपने ऐसे आना है, ऐसे रुकना है, ऐसे स्टॉप पे उनसे पूछना है। फिर जब वो ऐसे मुझे बताने से फारिग हुए, फिर सजल अली के पास आए। उन्होंने कहा कि आपका हाथ ऐसे कटेगा, ये वो। मैं इतनी कंफ्यूज होगी ना, और मैं इतनी बातों में इनके खो गई कि सब मुझे वो ऐसे ऐसे हाथ कटेगा, ऐसे कटना है, ऐसी पट्टी बांधनी है। अच्छा, अब सजल अली ने कहा चलो मिनाल अपनी लाइंस करो, क्योंकि फर्स्ट लाइन मेरी थी। मैंने कहा यहाँ से गुजर रही थी तुम पर नजर पड़ी तो सोचा तुम्हारा हाथ काटती जाऊँ। और सजल अली कहती मिनाल तुम मेरा हाथ काटोगी। मैंने कहा सॉरी। फिर उसके बाद बिल्कुल उन्होंने मुझे अपने लाइक बहुत छोटे बच्चे की तरह, और फिर उन्होंने मेरी एज पूछी, फिर किसी ने एज बताई, उन्हें मेरी एज नहीं पता थी। तो फिर उन्होंने कहा था ये तो बहुत छोटी है, मतलब आप अभी से एक्टिंग में आ गए हो। मैंने कहा जी। चले, ये वैसे एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक सीनियर एक्टरों में हमेशा कहती हूँ कि एक बड़ा अदाकार या अदाकारा वही होती है जो कि बाकी सबको सेट पर बिल करें। और सजल के बारे में मुबश्शिर ने भी सेम बात की, आपने बात की, और जितने लोग काम कर चुके हैं वो यही बात ही कर रहे होते हैं। अच्छा जी मुबश्शिर, हमने तो एक और भी अफवाह सुनी है, और वो ये सुनी है कि आप बड़ा अच्छा गाते हैं। कल रात भी किसी जैमिंग सेशन में थे। हाँ, अच्छा। ज्यादा शौक एक्टिंग है या गाने का है, या बैलेंस कर रहे हैं? बैलेंस है बेसिकली, एक्टिंग का थोड़ा सा ज्यादा है, म्यूजिक का थोड़ा कम है, बट तो फिर हमारे इस सेगमेंट को बैलेंस करें ना यार, एक्टिंग की बात तो हुई है, थोड़ा सा म्यूजिक भी होना चाहिए। साथ तेरा मंगदा नहीं, गल करनो संगदा नहीं, गली तेरी लंघदा नहीं, झूठा जिहा खंगदा नहीं, गबरू तेरे पिछे करदा कारे नहीं, वेखी किथे लावी लारे नहीं,
कवाने चन ते तारे नहीं हुंदा ना सैन रकाने नैन तेरे चैन मेरे हो लुट दे रैन रकाने जिथे देखा तू ही दिस जे लेखे पैन रकाने। वाह, क्या बात ये है। सेट पे भी ऐसे होता है कि जब कोई फ्री टाइम है तो सेशन शुरू हो गया, फरमाइशें आ गई, जरा कोई गाना शाना? हम थोड़ा सा गुनगुना लेते थे बस। सेट पे ज्यादातर तो हम काम करते रहते, सर्दी बहुत थी, हेक्टिक बहुत था शूट, तो सबसे ज्यादा हेक्टिक सीन कौन सा था मुबश्शिर फॉर यू? फॉर मी सबसे ज्यादा हेक्टिक सीन था जिस दिन सारी कास्ट थी, बहुत ज्यादा लोग थे, जिसमें जो डांस वाला सीन है एपिसोड का, जब मीनू का रिजल्ट आता है, तो उसमें ये था कि अब एवरीबडी, अब जनवरी का वक्त है, इतनी ज्यादा सर्दी है, सबको मैं देख रहा हूँ, किसी ने पफर जैकेट पहनी है, किसी ने कुछ पहना है, मफलर लिया है, ऊपर से सबने हुड लिया हुआ है, और सब यूं हाथ मल रहे हैं, और मैं हाफ स्लीव्स पहन के खड़ा हूँ। ओके, ठीक है। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा यार, मैं सबको जब देख रहा था ना कि सब यूं कर रहे हैं और मुझे आके बता रहे हैं कि बहुत सर्दी है। I was looking at them and I was like, आपके पास ये राइट नहीं है इसको मुझे ये कहने का, तो क्योंकि आपने ऑलरेडी हाफ स्लीव्स पहनी है। तो एग्जैक्टली वो पूरा दिन आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये रोल? थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं। वो ढोल बजाने वाला हम देख रहे थे, काफी इंटेंस सा सीन था। मार खाने के अलावा क्या चैलेंजिंग था? मार खाने के अलावा मेरे लिए बस ये था चैलेंजिंग कि मैं इससे पहले एक सेमी नेगेटिव कैरेक्टर था, एंटागनिस्ट था बेसिकली वो स्टोरी का, मैं वो करके आया था, तो मेरे लिए ये था कि मैं चाहता था कि ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो। रोशन इज अ वेरी स्वीट, वेरी जेंटल एंड वेरी सेंसिटिव बॉय, सो आई वांटेड कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी और कोई इस तरह की झलक उसको नजर ना आए, तो उसके लिए बस ये चैलेंज था एग्जैक्टली कि उसके अंदर मैंने बस उसको एक सटल और उसको थोड़ा सा क्यूट रखना, और ये आपने किया बखूबी। मुबश्शिर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मनाल, आपको ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर कि अभी आने वाले पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स में हम आपको देखेंगे इन डिफरेंट रोल्स इंशाल्लाह। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस। वेलकम बैक जी, सुबह आगे हम आपको कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एक एफर्ट की जाती है कि ख़वातीन की, लड़कियों की तालीम के ऊपर बात की जाए, उनके ऊपर काम किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, पेरेंट्स को बताया जाए कि आपने अपनी बच्चियों को क्यों स्कूल भेजना है। जिस तरह से इससे पहले हम जर्द पत्तों का बंद उसकी बात कर रहे थे कि किस तरह से मोमना दुरैद प्रोडक्शन और कशफ फाउंडेशन ने मिलकर उस ड्रामे पर, इस इशू पर बात की है कि किस तरह से ख़वातीन की, बच्चियों की तालीम को हमने फ़रोग देना है। लेकिन वहीं पर शुएब, अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे अनासर होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो इसको रेजिस्ट करते हैं, अपना हर हरबा आजमा रहे होते हैं कि बच्चियाँ जो हैं हमारे मुल्क की, वो घरों से बाहर ना निकले, वो तालीम हासिल ना कर सकें। हालांकि आप सब सूरत हाल देखें इस वक्त मुल्क में जो तालीम की है कि 12 मिलियन बच्चियाँ ऐसी हैं जो स्कूल से बाहर हैं, 52% ऐसी हैं जो सिर्फ प्राइमरी तक तालीम हासिल कर पा रही हैं। ड्रॉप रेट रेशो है जो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इस मसले को सही तरीके से केटर नहीं किया जा रहा। जबकि हंगामी इक़दाम की हम बात करते हैं, लेकिन जो आपने कहा ना, कुछ अनासर ऐसे हैं जो कि खुलेआम बच्चियों की तालीम की हौसला शिकनी करते हैं, नाम लिए बगैर, उस वीडियो को दिखाए बगैर। सिर्फ मैं ये बता दूं कि एक वीडियो सामने आई, एक गाना जो गाया गया उस अंदाज से, और वालिदैन पर जोर दिया गया कि अपनी बेटियों को स्कूल ना भेजें, तालीम ना दिलाएं उनको, तो ज़ाहिर उस पर बहुत ज़्यादा शोर मचा। लेकिन सैडली वो वीडियो अभी तक मौजूद है, वो कंटेंट अभी तक मौजूद है। तो इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि इस पर बात करना बहुत आम है, और इस वक्त अगर हम इस पर बात ना करें तो बड़ी ज़्यादती होगी कि इस पर बात ना की जाए। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन नीलोफर बख्तियार साहिबा से हमने इस पर गुफ्तगू की थी, एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया था, उनसे गुफ्तगू का हिस्सा आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपने एज चेयरपर्सन क्या इस पे स्टेप लिया? देखिए, एक तो ज़्यादा जो अफसोस हमें हुआ वो हमारी आखिरी तकरीब थी। हम एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं टू ब्रिंग द वुमेन्स एजेंडा फॉरवर्ड इन द कंट्री, जो पीछे चला गया है सियासी हालात की वजह से, इकोनॉमिक हालात की वजह से। सो ये सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस था और इसकी हाईलाइट थी एजुकेशन फॉर वुमेन। अब उसके इख्तिताम के ऊपर लोगों ने मुझे ये वीडियो फॉरवर्ड करनी शुरू कर दी, विच वॉज सो डिस्करेजिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग फॉर ऑल ऑफ अस। हमें समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या है। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर नईमी साहब ने इसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया। तो ये एक बड़ी सपोर्ट हमें मिली है, और हम समझते हैं कि जो बाकी लोग हैं
मैं पार्लियामेंट में चाहती थी कि इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हमने इसको सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स थे उस पर खतूत लिखे हैं। हमने इसके ऊपर फेसबुक को ख़त लिखा है, इंस्टाग्राम को ख़त लिखा है, जहाँ जहाँ हम कर सकते थे। जिस प्लेटफॉर्म पे ये कंटेंट मौजूद है, FIA हर जगह। और सिर्फ हमने नहीं दी ये दरखास्तें, अच्छा, पाकिस्तान के तमाम कमीशंस को हमने कहा, वो भी कर रहे हैं, विमेन डिपार्टमेंट्स को हमने कहा है। सो ये एक भरपूर कैंपेन है और सिविल सोसाइटी आपको पता है वो तो बहुत स्ट्रांगली इसको कंडेम कर रही है। लेकिन अभी तक ये वीडियोस मौजूद है और बेशक लोग इसके ऊपर अप्रिशिएट ना कर रहे हो, लेकिन व्यूअरशिप है और हजारों की तादाद। यही मेरा पॉइंट है कि व्यूअरशिप है और जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है वो पर्पस तो पूरा हो रहा है। यूट्यूब पे भी देखें, व्यूज आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं वो, और जो एजेंडा है, जो प्रोपेगेंडा है, वो भी एक तरह से पूरा होता दिखाई दे रहा है। लोगों के ऊपर आप कहीं ना कहीं, जहाँ पर हम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वालिदैन एजुकेट हों कि अपनी बच्चियों को तालीम की तरफ लेके जाएं, और वहीं पे हम ये देख रहे होते हैं कि ये इस तरह के जो अनासर होते हैं वो उनका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर जो गलीज़ ज़बान उस शख्स ने इस्तेमाल की है, ना सिर्फ हमारी बच्चियों के लिए बल्कि उन वालिदैन के लिए जो उन बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजते हैं। तो आप क्या फ़िज़ा कायम करना चाह रहे हैं? पहले ही आप देखें कि मलाला यूसुफजई का वाक़या, APNS स्कूल का वाक़या, और सैकड़ों की तादाद में स्कूल्स हैं जो एक्सट्रीमिस्ट ने इस मुल्क में जलाए हैं। और हमेशा वो बच्चों के स्कूल क्यों होते हैं? तो ये एक बड़ा सवालिया निशान बन गया है हमारे लिए। और इवन दो आई एम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बट आई थिंक इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें इसकी कंडेमनेशन चाहिए। हमें ये चाहिए कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इस शख्स को हिरासत में लिया जाए। बिल्कुल जी। और लेकिन ये सिर्फ एक कंटेंट नहीं है, ये एक सोच भी है। हम इस सोच से लड़ने के लिए, निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, हर सतह के ऊपर औरत के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करना एक फैशन बन चुका है। सही बात। अभी इससे पहले जो हमने बड़ा एक कैंपेन रन किया वो थी हेट स्पीच अगेंस्ट पॉलिटिकल वेमेन, जो सियासी ख़वातीन थी। पूरे मुल्क गिर हमने कैंपेन चलाई, हमने सिफारिशात तैयार की। वो सिफारिशात फिर इलेक्शन कमीशन ने अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट में शामिल की। तो अब ये नया किस्सा शुरू हो गया है। अब ये जो हम कॉन्फ्रेंसेस सीरीज़ करवा रहे थे, इस पे हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, डिजिटलाइजेशन, ये 10 वो एरियाज़ हैं जिस पे हमारा कमीशन काम करता रहा है पिछले 3 साल में। तो हम हर सतह के ऊपर रिकमेंडेशंस डेवलप कर रहे हैं। अब देखिए, हमें सबको पता है कि कोविड के बाद हज़ारों की तादाद में बच्चियां गायब हो गई स्कूलों से। ड्रॉप आउट थी ना। बिल्कुल। किसी ने उनका सुराग लगाया कि वो बच्चियां कहाँ गई? किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा कि किसी ने नोटिस। हमने पूरी रिपोर्ट प्रोड्यूस कर दी, हमने बता दिया, निशानदेही कर दी, ये हमारा काम है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, जो रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं, अगर आप इसमें बाइफरकेट कर सकें कि सिंध में क्या सूरत हाल, पंजाब में क्या, गिलगित बल्तिस्तान में क्या, इस्लामाबाद में क्या ड्रॉप आउट्स की आप शेयर कर सकते हैं? देखिए, जो सबसे ज़्यादा बुरी हालत बच्चियों की तालीम की इस वक्त इस मुल्क में है, एंड विच इज़ एक्चुअली वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, वो बलूचिस्तान है। वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। और वो तो सेहत के इंडिकेटर्स भी यही कहते हैं। अब आप सेहत के ऊपर जाएंगे तो वो मदद मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। उन इंडिकेटर्स में थोड़ी सी तब्दीली आई है। तालीम को अब हम पुश कर रहे हैं क्योंकि आपने मुल्क में एजुकेशन की इमरजेंसी वज़ीर आज़म साहब ने लगाई है, तो हम बड़े खुश थे कि ये एक नई बात होगी। और इसी सिलसिले में हमें ताकत मिली और हमारे कमीशन ने ये कॉन्फ्रेंसेस तरतीब दी हैं। अगले महीने फिर हम 4 करेंगे इंशाल्लाह। हमारा एजेंडा पीछे नहीं जाएगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हर ज़ीशऊर शहरी को अब सोचना पड़ेगा कि क्या वो चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ इसी तरह मरती रहें। देखिए, माशरे को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। फ़ैसला माशरे का है कि क्या बच्चियों की प्रायोरिटी है या नहीं है। अगर एक बच्ची बीमार है तो उसको अस्पताल ले जाना कितना ज़रूरी है, और बेटा बीमार है तो उसको अस्पताल ले जाना क्या ज़रूरी है? इक्वालिटी के साथ आप नहीं है, बिल्कुल तवाज़ुन नहीं है। बच्चियों की इतनी नाकदरी है हमारे माशरे में, इतना अफसोस के साथ कहना पड़ता है। ये जो कोविड से बच्चियां उठाई गई थी स्कूलों से, या तो उनकी कम उम्र में शादी कर दी गई, छोटी छोटी बच्चियों की। आप ये देखें ना, कम उम्री की शादी का जो बिल है हमारा, वो 6 बार असेंबली की फ्लोर से रिजेक्ट हो चुका है। क्यों? इसलिए कि प्रायोरिटी नहीं है। अब अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वो तालीम कैसे हासिल करेगी? सही बात। तो अगर सिंध के सूबे में 18 साल उम्र है और बाकी पूरे पाकिस्तान में इसकी उम्र 16 साल है,
और अगर आप माइनॉरिटी की बच्चियों की तरफ जाएं तो उनके तो कवानीन बिल्कुल ही फ़र्क है। 13 साल में भी शादी मुमकिन है। तो ये ऐसे मुश्किल हालात हैं इस वक्त बच्चियों की तालीम के लिए, क्योंकि एक तो कम उम्र की शादी में तालीम इफ़ेक्ट होती है, उनकी सेहत इफ़ेक्ट होती है, और फिर जो पूरा मुल्क मुतासिर होता है। दिस इज़ अबाउट इकोनॉमी। यस, आप पूरी साइकिल डिस्टर्ब कर रहे हैं। 55% खवातीन हैं आपकी आबादी की, और 55% को अगर आप एम्पावर नहीं कर रहे, उनको अपलिफ्ट नहीं कर रहे, सो आप किस तरह से इकोनॉमी को बेहतर कर रहे हैं? आप फिर तो वही वाली बात हुई ना कि आप अपनी चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे जो कि आपके पास मौजूद हैं, और बात वही हो रही है कि इधर से कर्जा लिया, उधर से कर्जा लिया, और सारे मामला जो हम देख रहे होते हैं। नीलूफर साहिबा, क्या रिस्पांस आया इस वक्त? जो इस वीडियो की मैं अगर बात करूं तो कहाँ कहाँ आपने बताया कि मुतल्लिका इदारों को आपने प्लेटफॉर्म्स पे इसको रिपोर्ट किया है, रिस्पांस दिया किसी ने? सिवाय पंजाब गवर्नमेंट के हमें अभी तक किसी ने रिस्पांस नहीं दिया। ओके। और मैं समझती हूँ शायद वहाँ पे चीफ मिनिस्टर खातून है, शायद इसलिए भी अभी आपने देखा कि हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं वो भी अपॉइंट हुई हैं खातून। ये एक और खुशाइंद बात है पंजाब से। लेकिन एक तो सिम्बॉलिकली होता है कि ऑप्टिक्स के लिए हमने ऊपर की सतह पे तब्दीलियाँ ले आई। हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस आयशा बैठी हैं, एक और जज भी बन गई हैं। अब फ़ौज ने भी मेजर जनरल्स बना दी। लेकिन नीचे भी तो देखना है हमने कि क्या हो रहा है। नीचे के हालात ये हैं कि प्राइमरी सतह से ही फ़र्क है। औरत और बच्चियों के जो बच्चियों की और बच्चों की इनरोलमेंट है वो बिल्कुल एक इतना वास्ट डिफरेंस है, हम उसे कम नहीं कर पा रहे। नहीं कम फिर ड्रॉप आउट्स हैं। एक दफ़ा इनरोल हो जाती हैं बच्चियाँ तो कुछ माह के बाद वो घरों में बैठ जाती हैं। देयर इज़ नो फॉलो अप कि बच्चियाँ कहाँ गई, क्यों उठा ली गई। ड्रॉप आउट की रीज़न क्या है? ज़्यादा 2-3 वजूहात होती है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो गुर्बत है। ओके। और गुर्बत में माँ बाप की जो प्रायोरिटी है वो बेटा है। तो कोई भी घर में हादसा हो, कोई भी हालात हो, सबसे पहले वो बेटी की सेहत, तालीम, इन चीज़ों से मोहताज कर देते हैं। फिर उनको नौकरियों पे लगा देते हैं। जो घरेलू डोमेस्टिक सर्वेंट बच्चियां हैं आपको नज़र आती हैं इतनी बड़ी तादाद में। वो जो रिजवाना का मशहूर केस था। और फिर देखिए उनकी जस्टिस के हालात देखें कि उसको क्या रिलीफ मिला उस बच्ची को। आज भी वो जज की बीवी जिसने उसको मार मार के, उस बच्ची की आप हालत देखते, क्योंकि हम तो उससे डे टू डे कॉन्टैक्ट में थे, आज भी वो बच्ची नॉर्मल नहीं है। लेकिन वो खातून स्कॉट फ्री फिर रही है। आपको लगता है कि नए कवानीन भी ज़रूरी हैं? चूँकि हमें ये नज़र आया कि एग्जिस्टिंग लॉज जो है उसकी वजह से उसमें फ्लॉज भी हैं, कुछ लकूने ऐसे जिसकी वजह से जो मुल्ज़िम है मुजरिम बच जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली इस वीडियो की मैं बात करूँ, आपको नहीं लगता कानून होना चाहिए था, FIR दर्ज होनी चाहिए थी, इसकी गिरफ्तार होना चाहिए था? नॉट जस्ट द रिमूवल ऑफ द कंटेंट, उसकी गिरफ्तारी भी ज़रूरी है। उसको कोर्ट में पेश करना, उसके खिलाफ ये साबित करना कि आपने एक नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया है, आपने नुकसान हमारे इस तालीम को पहुंचाया है। देखिए, दफात मौजूद हैं और हमने जो कंप्लेंट लिखाई उसमें दफात हाईलाइट करके दी। That means the law is exist. The law is there. Implementation 504, 505, 506 ये लिख के हमने दफात लगा के भेजी है कंप्लेंट। ओके। सारा काम होमवर्क हम करते हैं। उसके बाद भी कुछ नहीं। तो कुछ जवाब भी तो नहीं दिया हमें किसी ने, खत का भी हमारे जवाब नहीं देते। एक बहुत बड़ा गैप है जो आप सही कह रहे हैं, जो मैं भी समझती हूँ ज़रूरी है, वो ये है कि जो निचली सतह पे जहाँ FIR रजिस्टर होती है वो निज़ाम बहुत कमज़ोर है। और जब केस रजिस्टर ही कमज़ोर बुनियादों पे होता है तो फिर जज को सज़ा सुनवानी मुश्किल हो जाती है। आप कमज़ोर की बात करिए, FIR दर्ज ही नहीं की जाती। जी, पुलिस को काम करना पड़ जाएगा। उनके इलाके में केस रजिस्टर हो गया है। FIR अगर करना भी चाह रहे हैं तो उसके लिए भी लोग फिर डिस्करेज हो जाते हैं कि हम किस बुनियाद पे वहाँ पर जाएं। वहाँ पर तो स्पेशली ख़वातीन अगर जाएं तो वो तो इतनी हेजिटेंट होती हैं कि हम क्या करें जाके। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें करवाने के लिए FIR कई दिन लग जाते हैं एज अ कमीशन। हमारी तो सुबह आँख खुलती है, कोई ना कोई केस टेलीफोन पे मेरे आया होता है। और बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के ज़्यादातर सूबों में कमीशंस मौजूद नहीं हैं। अच्छा, कमीशंस तो हैं लेकिन उनके चेयर्स नहीं हैं, उनके बोर्ड्स नहीं हैं। तो पंजाब में 6 साल से कमीशन ना चेयर है ना बोर्ड है। ओके। सिंध में 1.5 साल से, KPK में 1.5-2 साल से। That shows priority. अब आप ये देख लें कि इस वक्त सिर्फ एक मैं हूँ, मेरा बोर्ड नहीं है। तो इस तरह से कैसे चलेगा? तरजीहात में शामिल ही नहीं। दिस इज नॉट अ प्रायोरिटी। Yes. Commissions of women are a priority for this country, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गया सूबों के पास। तो वजारतें तो वैसे ही नहीं है। अब वी आर द ओनली फोकल मशीनरी एट द सेंटर।
हुकूमत ने, वजारतें, किसी भी हुकूमत ने, एंड दिस इंक्लूड्स ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एट वन पार्टी और वन गवर्नमेंट। दौर में देखा हमने कोई तब्दीली तो नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा। और आप औरतों के ऊपर बात करना पसंद ही नहीं करते, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि जब इलेक्शन आए तो ये औरतें आपके झंडे उठाएं, नारे मारें। आप मैनिफेस्टो में भी लिख देंगे, करेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार। जब लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन हुए और कैंटोनमेंट बोर्ड का हमने रिजल्ट देखा तो पूरे पाकिस्तान में एक औरत डायरेक्टली इलेक्टेड थी। ओके। अब सोचें कि किधर जाएं। जब 2002 में मैं वजीर थी ख़वातीन की, उस वक्त 33% हमने मुकर्रर कर दी सीटें, वहाँ से आज देखें क्या रिग्रेशन है। अब इसको कैसे ठीक करेंगे हम? बहुत सारे चैलेंजेस हैं और ज़ाहिर है इसको एक बहुत बड़े लेवल पर एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि फिर एक टॉप टू बॉटम अप्रोच हमें नजर भी आने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। नीलोफर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। ज़रा बहुत अहम मौजूद जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे और जो कोशिश आपने की, रियली अप्रिशिएट दैट, लेकिन एट द सेम टाइम जो आगे से रिस्पांस नहीं आया वो काफ़ी मायूस कुन है। प्लीज़ अगर ऐसा कोई कंटेंट देखे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको रिपोर्ट करें, उसको डिस्करेज करें, उसको इनकरेज नहीं करें। आपके लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो बहुत संगीन है और शायद आपको अभी नजर नहीं आ रहे, पर आइंदा आने वाले दिनों में आपकी बच्चियां, आपकी आने वाली जनरेशंस इस तरह के कंटेंट की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस।